समझ में आ गई ना डॉक्ट्रिन? कंटेम्प्रोनिया एक्सपोजिटो। CONTEMPORONEA। है लेकिन दो ही शब्द काफी। इस मैगजिम का मतलब होता है, वैसे तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि इस मैगजिम की जो एप्लीकेबिलिटी है आज की डेट में बहुत ही कम है, क्योंकि ये पुराने जमाने की और पुराने सोच की मैगजिम है। आपने घर में एग्जाम्पल देखे हैं कभी कि जो आपके घर में बड़े लोग हैं, दादाजी वगैरह है या फिर और उनके इक्वलेंट के अंदर बड़े लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारे जमाने में ऐसे होता था, तुम भी आज ऐसे ही करो। बोलते हैं ना। और हमारे वाली चीजें कभी फेल नहीं होती। उस टाइम पे हमारे 10 रुपए में ही चीज होती थी, आज तुम भी 10 रुपए में ही करो। बोलते हैं ना ये चीज, तो सबके घर में ऑलमोस्ट बोलते ही होंगे। तो ये मैगजीन भी यही बोलती है। ये मैगजीन बोलती है कि कानून चाहे कभी भी पास हुआ हो, चाहे कानून आपका 1872 में पास हुआ हो, चाहे कानून आपका 1909 में पास हुआ हो, चाहे कानून आपका 1973 में पास हुआ हो, आप रह रहे हो 2023 में। ठीक है। जब भी किसी लॉ का इंटरप्रिटेशन अगर आपको करना है, जहां पे आपके एम्बिग्विटी आ गई या आपको डाउट आ गया, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब ये लॉ पास हुआ था उस टाइम पे लॉ मेकर्स की क्या सोच थी इस लॉ को बनाने के पीछे। सोसाइटी चेंज हो रही है, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। ये बोल रहे हैं वो सारी बातें आपकी सही है। सोसाइटी चेंज हो गई, जैसे पहले के जमाने में अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के अंदर या सोशल नेटवर्किंग के अंदर पहले कुछ भी नहीं था। स्टार्टिंग शायद और कुछ से हुई थी। ठीक है। आज के टाइम पे आपके इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक से लेकर स्नैपचैट से लेकर ट्विटर से लेकर सारी चीजें हो गई है। तो कंटेम्प्ररी के हिसाब से देखा जाए तो उनके लिए तो एक एक्स्ट्रा लॉ रिक्वायर्ड है। लेकिन आज भी आपका कौन सा चल रहा है? आईटी एक्ट चल रहा है या कोई भी एक पर्टिकुलर एक्ट चल रहा है। तो जहां कहीं पर भी अगर इंटरप्रिटेशन को लेके सवाल आते हैं, तो अगर कोर्ट इस मैगजिम को इस्तेमाल कर रही है, तो इस मैगजिम के इस्तेमाल करने के लेकर को मतलब ये है कि कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि जब ये पर्टिकुलर सेक्शन बनाया था, जब ये पर्टिकुलर लॉ बनाया था, उस टाइम पे लॉ मेकर्स का क्या इंटेंशन था। क्योंकि आपके जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के जो जितनी भी जूरिस्प्रूडेंस को अगर देखा जाए, तो ये कहा जाता है कि आज के जजों को तो क्या ही आता है। जो दिमाग था, जो बुद्धि थी, वो पहले के जजों की थी। तो जो भी पहले के जजों ने या पहले के लॉ मेकर्स ने बनाई है, आपको उन्हीं के हिसाब से देखना पड़ेगा, आपको खुद का दिमाग नहीं चलाना उसमें। तो जनरली ये जो मैगजिम है, कोर्ट हमेशा काम में बहुत कम ही लेता है, क्योंकि इसके अंदर ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन होना थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्योंकि आज के टाइम के हिसाब से अगर आपको लॉ को इंटरप्रेट करना है, तो आप पुरानी सोच के हिसाब से तो नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या पुरानी सोच के हिसाब से? कर ही नहीं सकते आप। क्योंकि पहले के टाइम पे चीजें अलग थी, आज के टाइम पे चीजें अलग है। पहले के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपराध भी नहीं होते थे। पहले के टाइम पे अपराध का मतलब क्या होता था? फेस टू फेस। ठीक है। आज के टाइम पे आप अपराधी को जानते भी नहीं हो, और आपके अकाउंट से करोड़ों रुपए गायब भी हो सकते हैं। साइबर क्राइम इसी को ही बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो मैगजिम है, ये यही बात करती थी कि जो जिस टाइम पे आपके पार्लियामेंट ने या लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया था, उस टाइम का इंटेंशन देखा जाएगा कि उनका उस टाइम पे
इस लॉ बनाने के पीछे का पर्पस क्या था। अब एक बार लिख लो। मीनिंग लिखो, वर्ड्स शुड बी अंडरस्टूड इन द सेंस, वर्ड्स should be understood in the sense which they were understood, which they were understood at the time when the statute was passed. दोबारा बोल रहा हूं, words should be understood in the sense which they were understood at the time when the statute was passed. आपका एमएलए पब्लिक सर्वेंट होता है क्या? कहाँ लिखा हुआ है? किसमें? सर नहीं होता, एक केस आया था इसमें बोला था। क्या? सर नहीं होता, एक केस आया था। आपका जो सेक्शन 21 है आईपीसी का, वो क्या कहता है? पब्लिक सर्वेंट कहता है। उसमें कहीं एमएलए का नाम लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ। क्या? क्या बोल रहे हो? इसमें वर्ड वर्ड की कोई बात नहीं है, इसमें इंटरप्रिटेशन को लेके बात है कि जब भी किसी लॉ का करंट टाइम में इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और कोर्ट को अगर असर्टेन करना होता है कि इसको हम किस तरीके से इंटरप्रिटेशन करें, तो कोर्ट को जब लॉ बना था उस टाइम पे लॉ मेकर्स का क्या इंटेंशन था, उसी पे ही ध्यान देना पड़ेगा। आज के टाइम पे ये चीज जरूरी है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। जब ये लॉ बना था उस टाइम पे क्या मतलब था उसका। मैंने क्या बोला? इंटरप्रिटेशन हथियार है कोर्ट के, लिटरल वे में नहीं लेके जाना है। कोर्ट की इच्छा होगी तो इस्तेमाल करेगा, कोर्ट की इच्छा नहीं होगी तो इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन अगर ये चीज को इस्तेमाल कर रही है तो कोर्ट को बैक डेट में जाके देखना पड़ेगा कि उस टाइम पे जब ये लॉ बना था उस टाइम पे उनका ये लॉ बनाने के पीछे का क्या उद्देश्य था। अगर कोर्ट को वो उद्देश्य क्लियर दिख रहा है तब कोर्ट उसको इंटरप्रिटेशन करके फैसला दे देगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही करते हैं भैया मेनली तो। हाँ। आर एस नायक वर्सेस ए आर एंटुले। लोअर कोर्ट कैसे कर सकती है इंटरप्रिटेशन? देखो, हल्का फुल्का प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए इंटरप्रिटेशन तो वैसे हर कोर्ट करती है, लेकिन अगर एज ए इंटरप्रिटेशन ऑफ द अथॉरिटी की बात करी जाए ना, तो वो अथॉरिटी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ही पास है। बाइंडिंग नेचर भी मान लो, करंट पोजीशन बताना भी मान लो, क्योंकि अगर आपके ने अगर प्रोविजन पढ़ा हो सीपीसी में या सीआरपीसी में, अगर लोअर कोर्ट को लगता है किसी भी लॉ के प्रोविजन में कि इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करे, हमको इसमें डाउट लग रहा है, तो खुद का दिमाग नहीं चलाना है उनको, रेफरेंस भेज दो हाई कोर्ट कि भाई साहब हमें बताओ ये ऐसा लॉ में हमको लग रहा है, कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, तो आप ही बताओ क्या करना है इसमें। तो हाई कोर्ट उसमें अपने रेफरेंस बता के उसका जवाब दे के लोअर कोर्ट में भेजती है, फिर लोअर कोर्ट उस जजमेंट के हिसाब से फैसला देता है। तो उनके पास है ही नहीं ना पावर्स वैसे देखा जाए तो। बाकी छोटे मोटे जो प्रोसीजर पार्ट होते हैं ट्रायल व्रायल के, उसमें तो जज अपना दिमाग चला ही लेता है कि नहीं नहीं ये बाद में करा लेना, वो पहले करा लो, क्रॉस बाद में कराना, ये सब तो चलता रहता है, वो प्रोसीजरल पार्ट है वो। लेकिन लॉ की इंटरप्रिटेशन का राइट उनके पास नहीं। आर एस नाइक वर्सेस ए आर एंटोले, इसमें लिख लो कि मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट ए पब्लिक सर्वेंट। क्योंकि इस केस के अंदर पिटीशन फाइल हुई थी कि साहब अब तो इतना टाइम हो गया, एमएलए भी एक जनता का सेवक है, तो उसको भी आप पब्लिक सर्वेंट में ऐड करो। तो कोर्ट ने इस मैक्सिम को देखा
इस मैगजीन के हिसाब से अपना आईपीसी कब बना था? 1860। उसके अंदर गए, उसका सेक्शन 21 देखा, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन देखी, उसमें एमएलए साहब का कहीं नाम नहीं था। कोर्ट ने बोला नहीं है भैया, जाओ। ठीक है। कौन सा? नहीं, वो दूसरा था। वो दूसरा था। वो शायद यूनियन ऑफ इंडिया या कुछ और था। यहाँ पे ग्राम पंचायत है। हाँ, ऊपर तो यही नाम था। ऐसे तो एमसी मेहता भी बहुत सारे हैं। अब मैं अगर आपको यहाँ पे एमसी मेहता लिखा हूँ तो आप तो बोल दो सर ये तो नॉइस पोल्यूशन में था। अब आप एयर पे कैसे आ गए? आर एस नाइक, देखो मेजरली तो आप मेरे हिसाब से तो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो। आईपीसी में भी ठीक ठाक है, लेकिन मेजर ये केस कॉन्स्टिट्यूशन का है। खुद पता लगाओ। पढ़ लेना। तो बस देख लेना घर जाके मोर। कोई बात नहीं। इस केस के अंदर जो इंटरप्रिटेशन हुआ था वो हुआ था वर्ड। क्या हो गया? बॉम्बे विलेज पंचायत एक्ट 1933। और इस केस के अंदर जो इंटरप्रिटेशन आया था वो इसका आया था कि हाउस का मतलब क्या क्या होता है और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो 1933 और 34 के जो रूल्स थे उनके पास गया इसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया कि हाउस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ड्वेलिंग हाउस नहीं होता। ड्वेलिंग हाउस समझते हो क्या होता है? सर निवास गृह। हाँ, वो वाला हाउस नहीं होता। जबकि हाउस का मतलब होता है सारी बिल्डिंग, चाहे वो रेसिडेंशियल के काम आ रही हो चाहे कमर्शियल के काम आ रही हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ स्ट्रिक्ट ही करता है, ब्रॉड भी कर देता है कभी कभी। हाँ। आप मकान किराए पे देते हो तो वो आपका है तो कमर्शियली, लेकिन है तो घर ही ना। उस पे आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हो, कमर्शियल तो ना लेते हो। उल्टा नहीं है। मैक्सिम तो सिर्फ इतना सा कहता है कि जब भी लॉ का इंटरप्रिटेशन होगा तब कोर्ट को ये देखना होगा कि जब ये लॉ पास हुआ था उस टाइम पे लॉ मेकर्स का इंटेंशन क्या था। बस यही मैक्सिम है। अगर कोर्ट को लगता है कि उस टाइम पे उनका इंटरप्रिटेशन सिर्फ इतना सा नहीं था, उन्होंने बहुत सारी चीजें सोची थी, तो कोर्ट कर देगी ना आज के हिसाब से फिर। बस कोर्ट को तो उनका मन देखना है उस टाइम का, कि उनका क्या दिमाग में सोच थी, क्या उनको शामिल करना था क्या उनको शामिल नहीं करना था। बाकी सारी मर्जी कोर्ट की। तो इसमें लिख लेना, हाउस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ड्वेलिंग हाउस नहीं होता, हाउस के अंदर सारी बिल्डिंग आती है, चाहे वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो चाहे वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो।
कौन सी? वैसे मैं कैसे गैस करूं? इशारे करके बताओ एक बार। बता देना मुझे। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इससे पहले एक दो चीजें तुम लिख लेना तुम्हारे नोट्स में। जब भी आपके लॉ के अंदर कोई भी पीनल स्टैट्यू है, पीनल स्टैट्यू का मतलब है कि आईपीसी के अंदर या किसी भी चीज के अंदर जहाँ पे ऑफेंस आपको डिफाइन कर रखे हैं, और कोई भी टैक्सिंग स्टैट्यू, इनका इंटरप्रिटेशन कोर्ट हमेशा कैसे करता है? कैसे करना चाहिए वैसे तो मेरे हिसाब से, आप बताओ। लिबरली। अब इसमें यह है कि पहले पीनल और टैक्सिंग दोनों की सिचुएशन एकदम सेम है, ठीक है? तो इसमें यह होता है कि जब भी कोर्ट के सामने कोई भी पीनल या टैक्सिंग स्टैट्यू अगर सामने खड़ा हुआ है जहाँ पे कोई एम्बिग्विटी है, ठीक है, किसी भी तरीके की एम्बिग्विटी है और कोर्ट को वो चीज डाउटफुल लग रही है, तो पहली चीज तो याद रखना ये कि कोर्ट को इन दोनों सिचुएशंस के अंदर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करना है। अब स्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही नेगेटिव चीज है। स्ट्रिक्ट का मतलब ये है आपके इसके अंदर कि अक्यूज को फायदा होना चाहिए, ठीक है? जहां पे भी प्रोविजंस में गैप लग रहा है, जहां पे भी किसी आपके ऑफेंस के असेंशियल एलिमेंट्स के अंदर अगर कोर्ट को लग रहा है कि यहाँ पे डाउटफुल है कि ये इंक्लूड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो कोर्ट को उस प्रोविजन को इस तरीके से इंटरप्रेट करना है कि उससे जो अक्यूज्ड है उसको फायदा हो। अक्यूज को किसी भी तरीके से कोई भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए उसके साथ। तो कोर्ट को स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करना है उस पर्टिकुलर प्रोविजन का। भाई सबसे पहले तो कोर्ट को ये देखना है कि उस प्रोविजन के अंदर लिखा हुआ क्या है, ठीक है? तो जो लिखा हुआ है उसी में ही दिमाग लगाना है, कोर्ट को अपना दिमाग नहीं चलाना है, एकदम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करना है। और जहां पे अगर कोर्ट को लग रहा है कि यहाँ पे ये चीज अनक्लियर है या इस चीज के अंदर कोई एम्बिग्विटी निकल के बाहर आ रही है, तो कोर्ट को इंटरप्रिटेशन इस तरीके से करना है कि उसका फायदा जो है वो अक्यूज को ही मिले, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जानबूझ के आप इंटरप्रिटेशन इस हिसाब से कर रहे हो कि अक्यूज को आप फंसा दो। कोर्ट तो कर सकता है ना करने में। भाई कोर्ट तो किसी भी तरीके से इंटरप्रिटेशन कर सकता है, और कोर्ट तो हमेशा यही चाहेगा कि अक्यूज फंसे और जेल में जाए। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन दूसरी है। यहाँ पे पहले ही बोला गया है कि कोर्ट को स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन इस हिसाब से करना है कि अक्यूज को फायदा मिले, अब चाहे वो पीनल के अंदर हो चाहे वो टैक्सिंग के अंदर हो। हाँ, लेकिन उसमें जो कार्डिनल प्रिंसिपल है उससे तो आप बाहर नहीं आ सकते ना। बर्डन ऑफ प्रूफ तो उसमें भी सेम रहेगा, अक्यूज्ड उसमें भी इनोसेंट ही रहेगा। और अगर आप वो तीनों एक्ट को भी अगर आप ध्यान से देखो ना, मेरी नज़रों में तो 85% ऑलमोस्ट सेम है। 15% जो चेंजेस हुए हैं वो हुए हैं आज के मॉडर्न युग के हिसाब से। जैसे एफआईआर ऑनलाइन हो सकती है, प्रोसीडिंग सारी ऑनलाइन अपलोड होगी, आपके विटनेस भी घर बैठे बैठे एग्जामिन हो सकते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने उसमें एक्स्ट्रा ऐड ही करी है, हटाया कुछ भी नहीं है। जरूरी भी था रीअरेंज करना, मैं कहीं से गलत नहीं मानता उसको मेरी नज़रों में, क्योंकि लॉ 1860 का बना हुआ है, आपकी एविडेंस 1872 की बनी हुई है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब चीजें बहुत पुरानी बनी हुई होती है ना, और जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की कहीं पे क्लियर पोजीशन नहीं होती,
और आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने जजमेंट्स पे स्थिर नहीं होता कभी कभी। जैसे आज के 5 साल पहले अगर डिवीजन बेंच की सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी भी एडमिशन कन्फेशन को लेके अगर कोई जजमेंट दिया होगा या एडमिशन को लेके कोई जजमेंट दिया होगा, 5 साल बाद दूसरी डिवीजन बेंच ने या उसकी 3 जजों की बेंच ने उसको पलट देते हैं। तो पोजीशन तो कन्फाइन हुई नहीं ना। अब हाई कोर्ट उसमें कंफ्यूज रहती है। कई हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट की जजमेंट मानती नहीं है, क्योंकि बाइंडिंग नेचर के होते नहीं है एक हाई कोर्ट को दूसरे हाई कोर्ट के ऊपर, तो वो अपनी चलाते हैं। ठीक है। इवन कई कई बार जो हाई कोर्ट्स है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी नहीं मानती। वो बोलती है सिचुएशन यहाँ पे दूसरी है, हम तो ऐसे ही करेंगे। अपनी राजस्थान हाई कोर्ट में बहुत एग्जाम्पल्स है। ठीक है। तो इस चीज को कहीं ना कहीं तो आपको खत्म करना ही पड़ेगा ना। और कहीं ना कहीं तो आपको आज की कंटेम्प्रेरी के हिसाब से उसको लॉ को चेंज करना ही पड़ेगा ना। तो बस वही करा है शायद उन्होंने भी। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होगा और बेनिफिट हमेशा अक्यूज को मिलेगा। इंडियन जुडिशियल सर्विस मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आज के 10-20 साल बाद भी। नहीं, हो भी नहीं सकती वो। पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्योंकि देखो यूपीएससी अलग चीज है। यूपीएससी में तो ऑफिसर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर अधिकारियों से भी बात करके काम चला लेता है। जैसे अगर आपकी पोस्टिंग अगर आज मैं केरला में करा दूं, तो आप इंग्लिश में काम चला सकते हो वहां पे। लेकिन अगर आप सोचो जुडिशियल सर्विस के अंदर अगर आप एज ए जज लोअर कोर्ट में जा रहे हो केरला में या महाराष्ट्र में, और विटनेस आपके सामने आया है जिसको सिर्फ मराठी आती है या फिर सिर्फ कन्नड़ भाषा आती है, तो आप रिकॉर्ड कैसे करोगे स्टेटमेंट? पॉसिबल ही नहीं है। आपको जिंदगी भर रिलाय करना पड़ेगा इंटरप्रेटर के ऊपर कि तू ही बता क्या मतलब है इसका। और उसने कुछ गलत बता दिया तो आपके ऊपर फिर तलवार अटक जाएगी। पॉसिबिलिटी नहीं है ना, कहाँ से करोगे आप? सब कुछ वहां पे सिस्टम ही अलग है हर स्टेट का। हरियाणा का इवन अलग है, दिल्ली का अलग है। चलो दिल्ली हरियाणा ये सब तो सबकी मदर टंग ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप हिंदी में वहां पे काम चला लोगे। लेकिन आप वही चीज का काम मुंबई में नहीं चला सकते। वहां तो प्रॉपर मराठी चलती है लोअर कोर्ट में। मराठी में ही बात करते हैं वकील भी। तो वहां पे आप बैठोगे करोगे क्या? वहां तो जज छोड़ो स्टाइनो तक नहीं बन सकते। कर ही नहीं सकते ना। नहीं, उनको भी कईयों को मराठी मराठी के अलावा हिंदी नहीं आती ढंग से। शब्द नहीं आते। हिंदी समझ में आना इज डिफरेंट, और उस समझ में आने को शब्दों में उतारना इंटायरली डिफरेंट। आज अगर मैं आपको एक पेज हिंदी का लिखने को बोलूं ना अपने मन से, किसी भी चीज पे निबंध, हर लाइन में 3 वर्ड गलत निकलेंगे आज भी। अब वो तो देखो डिबेटेबल इशू है, इसमें तो कुछ नहीं करे सकते। हाँ हो सकता है, जब भी तो पता नहीं तो क्या सीन है। ये तो कंट्रोवर्सी का पार्ट है। तो कुल मिला के बात ये है कि मेरे हिसाब से तो ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपके यूपीएससी के अंदर तो जो आईएएस आईपीएस होते हैं वो, उनको जनरल पब्लिक से इतना मिलना मिलना नहीं होता। उनके नीचे भी सुबॉर्डिनेट्स भी होते हैं और सारी चीजें भी होती है, तो कहीं ना कहीं बात बन जाती है उनकी। और मेन कागजी काम होते हैं उनके, जो पहले से ही लिखे हुए होते हैं। यहाँ पे तो सब कुछ आपको ही बनाना है केस। क्योंकि हाई कोर्ट के पास क्या जाता है? हाई कोर्ट के पास तो पका पकाया माल जाता है। यही कहा जाता है हमेशा हाई कोर्ट के लिए कि पका पकाया माल जा रहा है। स्टेटमेंट सारे रिकॉर्ड कहाँ होते हैं? लोअर कोर्ट में। इश्यूज कहाँ डिसाइड हो रहे हैं? लोअर कोर्ट्स में। सारी चीजें कहाँ पे हो रही है? लोअर कोर्ट्स में। हाई कोर्ट के पास कहा गया? पूरी फाइल चली गई वहां तो। ठीक है। लिस्ट पेंडेंस आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ना। इन पेरीमेट्री तो कल बताई थी मैंने।
इन पैरी के भी एक दो चीजें हैं, वो आप पता लगाओ, वो भी वैसी ही है। आप जब इसको पढ़ोगे ना एक बार, ऑलमोस्ट सिमिलर है वो। कौन सी? देखो, कोचिंग के अंदर 100% हर चीज इंक्लूड हो जाए और वही चीज एग्जाम में आ जाए, ये तो ना तो स्कूल की कोचिंग में पॉसिबल था, ना जुडिशरी की कोचिंग में पॉसिबल है, ना आपके यूपीएससी की कोचिंग में पॉसिबल है। जो यूपीएससी की कोचिंग में पढ़ाते हैं, वो क्या सारे एग्जाम में आते हैं क्या? नहीं आते एग्जाम में सारे। अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? तो तुम क्वेश्चंस मत गिनो, तुम पढ़ने पे दिमाग लगाओ। हाँ तो आते ही हैं, मैं तो बोल ही रहा हूँ। देखो सुनो, मैंने जितना पढ़ाया है ना, तुम ऐसे मान के चलना कि 60 to 70% तुमको एग्जाम में जाते ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो मिल जाने चाहिए। ठीक है, और तुम्हारे अगर कंसेप्ट अगर एकदम क्लियर है तो तुम एग्जाम में वो आंसर टिक भी कर दोगे। बाकी 30% तो यार सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी अल्टीमेटली, वो तो कंपल्शन है। क्या? पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। भाई कोचिंग आपको कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करती है, कॉन्सेप्ट से फैमिलियर कर देती है, कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में बिठा देती है। अब उसकी ब्रीफ रीडिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी ना घर जाके, क्योंकि जो आप सोच रखे हो वो है स्पून फीडिंग, और मैं तो कभी भी स्पून फीडिंग करना पसंद ही नहीं है मेरे को तो। सब कॉन्स्टी की थी वो, इसमें नहीं है। क्यों बता दो? अब देखो, वैसे डॉक्ट्राइन तो 11 है, लेकिन आपके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से 4 है, क्योंकि बाकी डॉक्ट्राइंस आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ ली है। कौन सी थी? किचन सब्सटेंस हो गई, कलरेबल हो गई, सेवरेबिलिटी हो गई, प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग हो गई, और एक्लिप्स एक्लिप्स हो गई, और टेरिटोरियल नेक्सस हो गई, वेवर Separation of power. फेवर हो गई। ठीक है, तो वो सारी डॉक्ट्रिन्स भी इस सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है इंटरप्रिटेशन के। तो आपने देखा, आपकी एक ही डॉक्ट्रिन कॉन्स्टी में भी काम आ गई और इंटरप्रिटेशन में भी काम आ गई। ये 4 डॉक्ट्रिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो ये अपन यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, और ये डॉक्ट्रिन भी सिमिलर ही है एक दूसरे से, देखा जाए तो। लिख ली के चारों ये? सबसे पहले आ जाओ डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंट और एक्सिलरी पावर्स। अगर लेजिस्लेचर के पास मेन लॉ को बनाने की पावर है, तो एक्सिलरी लॉज बनाने की पावर भी उनके पास ही होती है। जैसे कि एग्जांपल, आपकी यूनियन लिस्ट के अंदर साइंस के एक सब्जेक्ट दे रखा है, दे रखा है ना? कौन सी लिस्ट है? कौन से शेड्यूल की? 7 शेड्यूल की। उसमें साइंस जो सब्जेक्ट है वो किसके पास अलॉट है? यूनियन के पास। अब साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो नैनो साइंस हो, चाहे वो स्पेस साइंस हो, चाहे वो कोई सी भी साइंस हो, ये सारे सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की पावर भी किसके पास है? यूनियन के पास। अगर ये किसी भी लिस्ट में एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है तो, मानो नैनो साइंस पहले से ही अलग से दे रखा है, तो वहां पे तो नहीं होगी। लेकिन साइंस अगर शब्द दे रखा है तो उसके रिलेशन के अंदर
उसकी ब्रांच के अंदर जितने भी सब्जेक्ट है उन सब की एंसिलरी पावर भी उसी के ही पास है जिसके पास मेन लॉ बनाने की पावर है। क्लियर हुआ? हुआ कि नहीं हुआ ऑनलाइन? Yes, sir. अब आ जाओ डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर। चलो लिखो। Wherever legislature has right to make the main law, wherever the legislature has right to make the main law, then it can make ancillary laws also. Then it can make ancillary laws also, so that there is a effective execution. So that there is a effective execution. अब इसमें एग्जांपल लिख लो यही साइंस वाला ताकि तुम्हें याद रहे। अब आ जाओ डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर। डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर बोलता है कि जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि बहुत जरूरत है ये पर्टिकुलर कानून को संविधान में जोड़ने की, लेकिन संविधान के अंदर कहीं पे भी इस कानून को जोड़ने की प्रक्रिया या पावर हमको बता नहीं रखी, मतलब हमारे को अधिकार नहीं बता रखा कि हम किस अधिकार से जोड़े इसको। ठीक है, तो जब भी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये कानून देश के लिए बहुत जरूरी है और ये कानून को बनाना बहुत जरूरी है, तो गवर्नमेंट इवन दो वो कानून संविधान में नहीं है, ना संविधान में कहीं एक्सप्रेसली मेंशन है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के पास इम्प्लाइड पावर्स होती है उस कानून को संविधान में जोड़ने की। एग्जाम्पल, फंडामेंटल राइट्स तो सबको याद है ही, सबको याद है। उसमें एक आर्टिकल ऐड हुआ था, क्या था ये आर्टिकल? राइट टू एजुकेशन। संविधान में कहीं दे रखा था कि गवर्नमेंट को ये कर सकती है ऐड? गवर्नमेंट ने इस 21A को ऐड किया, किस पावर के थ्रू किया? जो 21A को संविधान में जोड़ना था वो ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट की इम्प्लाइड पावर थी वो जोड़ने की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि कोई कानून देश के लिए बहुत जरूरी है और संविधान में उसका कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो गवर्नमेंट के पास इम्प्लाइड पावर्स होती है कोई भी कानून संविधान के अंदर जोड़ने की। लेकिन याद रखना ये इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना? तो कॉन्स्टी के हिसाब से ये चारों चीजें सोचनी है, बाकी लॉस को दिमाग से हटा देना। ठीक है, लिख लो। When the general power is given, इसको लाइन को काट दो। Where there is a need for the government to pass laws, where there is a need for the government to pass laws for the benefit of the country and people, for the benefit of the country or and people, of the country and people, and that is not expressly stated in the constitution, then government has the right to exercise the implied power, then government has the right to exercise the implied power so that object is fulfilled, so that object is fulfilled। एग्जाम्पल लिख लो, पार्ट थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फंडामेंटल राइट्स और 21A राइट टू एजुकेशन,
उसमें ऐड हुआ। अब ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, और इस चीज के आगे वो डॉक्ट्रिन पीछे से देख के लिख लेना। कौन सी वाली? कौन सी डॉक्ट्रिन थी वो? एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूजन। वो लिख लो एक बार इसमें, नहीं तो बाद में तुमको याद नहीं रहेगी। इसका मतलब होता है कि आपके 7 शेड्यूल के अंदर जो यूनियन की लिस्ट है वो यूनियन की रहेगी, जो स्टेट की लिस्ट है वो स्टेट की रहेगी, जो कॉन्करेंट है वो दोनों की रहेगी। अगर यूनियन की लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट अगर ऐड हो गया है तो इसका मतलब यह है कि स्टेट के पास वहां पे कोई अधिकार है क्या? कोई अधिकार नहीं है। तो एक्सप्रेसली मेंशन ऑफ वन थिंग implies द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। और डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड भी यही बात करता है कि जिस जगह पे जिसने जो कब्जा कर लिया, कब्जे का मतलब है 7 शेड्यूल के अंदर सब्जेक्ट्स को लेके, जहां पे जिसने जो कब्जा कर लिया वो कब्जे की जगह उसी की रहेगी। दूसरे को अधिकार नहीं है कि वो दूसरे की जमीन पे आके इंक्रोचमेंट करे। ठीक है। लेकिन कई कई बार ऐसे लेजिस्लेशन अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, शायद 245 आर्टिकल, कि रेसिडुअरी पावर्स के अंदर अगर कोई दूसरे की इंक्रोचमेंट करके भी अगर लॉ बना रहा है, जो दूसरे की हिस्से पे आ रहा है, यूनियन बना रहा है तो वैलिड है, अगर स्टेट बना रहा है तो वैलिड नहीं है। लेकिन अगर स्टेट को अगर वैलिड लॉ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रेसिडेंट की कंसेंट लेनी पड़ेगी। वेरी गुड। ठीक है। बाकी जो जनरल रूल है वो यही है कि लिख लो चलो। wherever one subject is kept in a list, wherever one subject is kept in a list, then the intention of the constitution framers are clear. Then the intention of the constitution framers are clear. No government shall trespass. No government shall trespass. ये अच्छा बताता है ये। लिखवाऊं? अब बता ही दो एक बार मेरे सामने। हाँ, पिथेन सब्सटेंस क्या थी? कोई कौन बताएगा ऑनलाइन में? अरे ऑनलाइन के बच्चे हैं या सो गए या कहाँ गए? सर इस पीथन सब्सटेंस मीन्स अगर कोई एक्ट मान लीजिए स्टेट ने इनेक्ट कर दिया या हम्म। कोई हाँ। एक्ट इनेक्ट किया जाता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, और किसी कारणवश वो मतलब अपने क्षेत्र से बाहर भी अगर वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में को इंक्लूड कर रहा है तो उसको ऐसा माना नहीं जाएगा कि उसका पिथ एंड सब्सटेंस देखा जाएगा इंटरप्रिटेशन करने में कि क्या वाकई में ये एनक्रोच कर रहा है दूसरे सब्जेक्ट पे या दूसरे टेरिटरी पे। आर्टिकल 245 ही था क्या मैडम ये? सर आर्टिकल फिलहाल मुझे मतलब एक्सप्रेसली याद नहीं है सर। 46 क्या कहता है? देखो, कुल मिला के जो गणित है ना, वो यही है कि जब भी कोई लॉ मेकर लॉ बना रहा है ना, और लास्ट में आके अगर वो खुद की बाउंड्री के बाहर जाके लॉ बना रहा है, या खुद की दूसरे की बाउंड्री पे लॉ बना रहा है, और जब वो
जैसे यूनियन स्टेट में बना रहा है या स्टेट यूनियन में बना रहा है, या कुछ भी पहले से यूनियन के अंदर लॉ बना हुआ था लेकिन स्टेट भी उस पर लॉ बना रहा है क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट था, ठीक है। तो जब भी वो कोर्ट के सामने चैलेंज अगर वो लॉ हो रहा है तो कोर्ट को देखना पड़ेगा उसमें पिथ एंड सब्सटेंस। पिथ एंड सब्सटेंस का मतलब ये हो गया कि कोर्ट को इंटेंशन देखना होगा कि इस लॉ बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है और एक्चुअल पावर इस लॉ बनाने की किसके पास। बस अगर कोर्ट को लगता है कि ये बाउंड्रीज को इंक्रोच करने के बाद भी ये लॉ एकदम सही बनाया है तो कोर्ट उस लॉ को वैलिड मान लेती है। इसका एक केस लॉ पढ़ा था अपन ने, लॉटरीज वाला शायद, प्रफुल्ल कुमार। एफ एन बलसारा। उसमें क्या पढ़ा था, बॉम्बे लॉटरीज एक्ट था। अब बॉम्बे की लॉटरी कहाँ बिकती थी, शायद बैंगलोर बैंगलोर में। एक लॉटरीज वाला केस कौन सा पढ़ा था अपन ने, नहीं उन्होंने टैक्स लगाया था लॉटरी पे। न्यूज़पेपर था एक, न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन बैंगलोर में होता था और सबसे ज्यादा जो मेजर होल्डर्स थे लॉटरी वाले वो वहां के लोग थे, ठीक है। तो बॉम्बे की गवर्नमेंट ने शायद टैक्स इम्पोज किया था उनके ऊपर। तो क्वेश्चन ये आया सुप्रीम कोर्ट में कि आप बैंगलोर के लोगों पे टैक्स कैसे लगा सकते हो। तो कोर्ट ने पिथ एंड सब्सटेंस का इस्तेमाल करके ये देखा था कि ये एक्चुअली में रेगुलेट चीजें कहाँ पे हो रही है, किस तरीके से हो रही है, और स्टेट के पास डोमेन है क्या उस पर लॉ बनाने का। तो कोर्ट ने शायद लास्ट में उसको वैलिड माना था। बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स है, आप अपने हिसाब से उसको लिखो। कॉन्सेप्ट को समझने का दिमाग में जोर रखो, लैंग्वेज पे जोर मत रखो क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, वहां पे आपको लिखना कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए बुक तो खोलो, बुक ही नहीं है तो ऑनलाइन। ऑनलाइन तो अगर ऑनलाइन है तो बुक की तो आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी, यूट्यूब खोल के देखो। वैसे यूट्यूब तो कंफ्यूज करते हैं, वो मत खोलना, दिमाग ज्यादा जाएगा फालतू का। कौन, नहीं पढ़ा था क्या, तुमने देखा था क्या? चलो इसी के साथ आपका इंटरप्रिटेशन हुआ खत्म। अब शायद आपकी सीआरपीसी बच रही है मेरे हिसाब से, लास्ट सब्जेक्ट। बेस्ट ऑफ लक फाइनली, बढ़िया पढ़ना, बढ़िया एग्जाम देना। थैंक यू सर। जुडिशरी के लिए तो भट्टाचार्य, जेलों के लिए तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थैंक यू ऑनलाइन। थैंक यू सर। थैंक यू उम्मीद है वेरी मच कि सर। अपन अब कभी ना मिले, आप अधिकारी बन जाओ उससे पहले सबके सब, और अपन अब तभी मिलेंगे जब तुम अधिकारी बन जाओगे। वैसे ऑफलाइन वालों को तो मैं पहचान भी लूंगा लेकिन ये ऑनलाइन वाले शक्ल तो दिखाते हैं नहीं कोई भी, तो किसी को पहचान नहीं पाऊंगा मैं। सर हम पहचान लेंगे। ओह